नमस्कार मित्रों, हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य भारतीय कृषि की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का विकास, तेजी से कृषि का समर्थन करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, कृषि व्यवसाय के विकास में तेजी लाने, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित प्रावधान करना है। हमारे जो संसाधन हैं जैसे मिट्टी, पानी एवं जैव विविधता, उसका कुशल उपयोग हो, यह भी राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सालाना 4% से अधिक वृद्धि दर हासिल करना अत्यंत आवश्यक है और यह राष्ट्रीय कृषि नीति में उल्लेख किया गया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति जो है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर 4% प्रति वर्ष से अधिक करना, वृद्धि जो संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित हो एवं हमारे मृदा, जल एवं जैव विविधता जो है उसको संरक्षित करे, वृद्धि जो सभी क्षेत्रों एवं किसानों में समान रूप से हो, वृद्धि जो मांग प्रेरित हो एवं घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करती हो। इसके अलावा उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना व निर्यात से हम कैसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, यह भी राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य है। वृद्धि जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से संतुलित हो। तो यह हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। अब राष्ट्रीय कृषि नीति में अनेक क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको हम फोकस एरिया कहते हैं। तो एक एक करके हम इन फोकस एरिया को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फोकस एरिया है वह है पोषित कृषि, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या पोषित कृषि क्या है? देश के प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल व आनुवांशिक संपत्तियों का आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित उपयोग हो। भूमि, जल एवं आनुवांशिक संपत्तियां, जिसको हम लैंड, वाटर और जेनेटिक जो रिसोर्सेज है हमारे, उसका सही एवं उचित उपयोग हो। तो इसी तरह जो दूसरा प्रमुख बिंदु है वह यह है कि जमीन पर जैविक दबाव कम करना एवं कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पर नियंत्रण। आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि उपयोग पर हो रहा है, जैसे कि शहरीकरण एवं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके लिए उपयोग हो रहा है। तो उस पर हमें थोड़ा नियंत्रण करना पोषित कृषि के लिए आवश्यक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यह आवश्यक है कि गैर कृषि उपयोग कृषि भूमि का कम से कम हो। बंजर भूमि का उपयोग कृषि कार्य एवं वानिकी कार्य के लिए करना, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए मिश्रित खेती एवं अंतर खेती तकनीक का उपयोग करना भी पोषित कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर मृदा संरक्षण एवं उर्वरा शक्ति में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। जलागम के आधार पर भूमि संसाधनों का प्रबंधन, जो कि हम वाटरशेड बोलते हैं, उसके आधार पर जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, भूमि संसाधन हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाए। फिर मवेशियों के लिए चारागृह का प्रबंधन, जल संसाधनों का तर्कपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण, जल संसाधन का आर्द्रता प्रबंधन तकनीक तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, एवं जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है उसको प्रोत्साहित करना आवश्यक है यदि हम पोषित कृषि चाहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहते हैं। इसी तरह पौधे एवं पशु आनुवांशिक संसाधनों का भी संरक्षण
अत्यंत आवश्यक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। फिर हम आते हैं कि कृषि उत्पादन में पोषित वृद्धि के लिए बायोमास, कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों का संतुलित उपयोग हो। कृषि वानिकी एवं सामुदायिक वानिकी, फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाए। कृषि के पारंपरिक ज्ञान जो कि हमारे पास काफ़ी मौजूद है हमारे देश में, उसको विकास के लिए, कृषि विकास के लिए जोड़ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा प्रमुख बिंदु जो क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि नीति में आइडेंटिफाई किया गया है वह है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जैसा कि हमको विदित है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। कृषि परिवेश एवं वातावरण के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीतियां बनानी आवश्यक है। यदि हम उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि चाहते हैं तो जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके आधार पर हमारी जो अलग अलग रणनीतियां बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च पोषण क्षमता वाले अनाज का उत्पादन किया जाए, जैसे कि जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका उपयोग करके जो हाई न्यूट्रिशन की जो क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन किया जाए। इसी तरह कृषि का डाइवर्सिफिकेशन, विविधकरण के प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पशु प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन का विकास करना जरूरी है। डेयरी में हम काफ़ी आगे हैं, भारत नंबर 1 पे दुग्ध उत्पादन करता है, उसका भी विकास करना अत्यंत आवश्यक है। मानकीकृत वीर्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का उपयोग हो, जिससे कि हमारी जो अनुवंशिकीय सुधार किया जा सके और उस पर विशेष बल दिया गया है। पशुपालन इत्यादि क्षेत्र में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी हो। दुग्ध क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में और उसका अत्यधिक विकास आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय कृषि नीति के जो क्षेत्र हैं, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमारा जो भोजन की जो उपलब्धता है वो डाइवर्सिफिकेशन हो और पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का विकास किया जा सके। इसी तरह जो एक अन्य क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि नीति में आइडेंटिफाई किया गया है वह है प्रौद्योगिकी का सृजन एवं स्थानांतरण, जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो स्थान विशेष, लोकेशन स्पेसिफिक एवं आर्थिक रूप से व्यावहारिक फसलों की उन्नत नस्ल विकसित करना इसका एक प्रमुख बिंदु है। परिवेशीय क्षेत्र के आधार पर कृषि अनुसंधान का क्षेत्रीयकरण, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, कटाई पूर्व एवं पश्चात प्रौद्योगिकी, इसको प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज आदि का उपयोग किया जाए, जिससे कि प्रौद्योगिकी का सृजन एवं स्थानांतरण हो सके। इसी तरह जो अन्य बिंदु है इसमें, जो कृषि शिक्षा का उन्नयन एवं शिक्षा मानदंडों में एकरूपता लाना, अनुसंधान एवं विस्तार प्रणाली में सुधार हो और मांग प्रेरित उत्पादन प्रणाली, डिमांड ड्रिवन जो प्रोडक्शन जो हमारी तकनीक हो उसका उपयोग हो, जिसमें कि कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठन, सहकारी क्षेत्र आदि को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसी तरह हमारा जो अन्य क्षेत्र है वह है इनपुट प्रबंधन। इनपुट प्रबंधन में आवश्यक है कि उचित दर पर बीज, खाद, रसायन, जैविक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं ऋण की उपलब्धता किसानों को हो सके, बीज एवं पौधों के प्रमाणीकरण की प्रभावी व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज एवं पौधों के विकास, उत्पादन, वितरण की उचित व्यवस्था हो। इसी तरह नए नस्ल के पौधों के संबंध में अन्वेषण एवं प्रजनन का संरक्षण ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत करना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह हमारा जो अन्य क्षेत्र है वह है कृषि के लिए प्रोत्साहन। कृषि के लिए प्रोत्साहन करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ऋण एवं अन्य इनपुट की सरल उपलब्धता हो,
कृषि व्यवसाय उद्योग के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उसको हम विकास करें। दक्ष वितरण प्रणाली हो, कृषि उत्पादों के व्यापार पर पाबंदी हटाना जरूरी है, फ्री मूवमेंट हो गुड्स का। कृषि उत्पादों के भाव प्रतिकूल उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह विपणन के जो पहलू हैं, जैसे गुणवत्ता, क्वालिटी, चॉइस, हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी को हम प्रोत्साहित करें। घरेलू कृषि बाजार का उदारीकरण आवश्यक है। किसानों के हित को प्रभावित करने वाले नियंत्रण एवं विनियम जो भी हैं उनमें उपयुक्त बदलाव करना आवश्यक है, जिससे कि हम कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। फसलों पर लगने वाले कर को पुनरीक्षित कर तर्कसंगत बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसी तरह विपणन के पहलू जैसे गुणवत्ता, पसंद, स्वास्थ्य एवं जैव सुरक्षा को प्रोत्साहित करना, घरेलू कृषि बाजार का उदारीकरण करना, किसानों को हित को प्रभावित करने वाले जो नियंत्रण एवं विनियम जो हैं उसमें उपयुक्त बदलाव करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार फसलों पर लगने वाले कर को पुनरीक्षित कर तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार कृषि भूमि के अधिग्रहण से जो आय होती है किसानों को, उस पर कर के भुगतान से छूट मिलनी चाहिए। इसी तरह एक जो अन्य क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि नीति में आइडेंटिफाई किया गया है उसमें है कृषि में निवेश। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में पूंजी का अत्यंत अभाव है, अतः सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा एवं निजी क्षेत्र द्वारा कृषि में पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार निवेश के प्रोत्साहन के लिए सहायक वातावरण का निर्माण भी कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को वरीयता प्रदान करना, ऊर्जा के नए एवं गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना भी कृषि में निवेश के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार सिंचाई जल की उपलब्धता के लिए सिंचाई अवसंरचना, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हो एवं उसका पुनर्निर्माण किया जाए। विपणन अवसंरचना, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसके संरक्षण की ज़रूरत है, उस तकनीक का विकास करना भी आवश्यक है। भंडारण एवं परिवहन सुविधा का विकास, क्योंकि आज हमारे पास जितना उत्पादन है उसके भंडारण के लिए सुविधा नहीं है। इसके लिए हमें वेयर हाउस और रूरल गोडाउन भंडारण की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। साप्ताहिक एवं आवधिक बाजार, जहाँ पे किसान अपना कृषि की सामग्रियाँ लेके जाते हैं, जिनको हम रूरल मार्केट बोलते हैं, पीरियोडिक मार्केट्स बोलते हैं, उनको भी सशक्तिकरण करना आवश्यक है। जो क्षति कम करने के लिए बागवानी उत्पाद जो हैं उनके उत्पादन क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण की यूनिटों का स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं उनको कम किया जा सके और जहाँ पे कृषि के क्षेत्र हैं, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, वहीं जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के यूनिट की स्थापना की जा सके। इसी तरह अन्य क्षेत्र जो है वह संस्थागत संरचना है। इसमें ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार संबंधी पहल निम्न क्षेत्रों में आवश्यक है। एक तो भू स्वामित्व की चकबंदी हो, बंजर भूमि का आरंभिक पूंजी के साथ भूमिहीन किसानों एवं बेरोजगार युवकों के मध्य वितरण किया जाए, बटाईदार कानून जो है उसमें सुधार हो एवं भू स्वामित्व का आकार बढ़ाने के लिए पट्टा बाजार की उपलब्धता हो। इसी तरह भूमि के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण व भूमि से संबंधित पासबुक जारी करना आवश्यक है। भूमि पर महिलाओं का अधिकार हो, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण ऋण संस्थाओं को बचत, निवेश एवं जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जा सके। वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक जो हैं हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स और जो कोऑपरेटिव बैंक हैं,
उनके द्वारा कृषि ऋण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं एक जो अन्य प्रमुख क्षेत्र है वह है जोखिम प्रबंधन, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है प्रमुखतः कि बीज बोने से लेकर कटाई पश्चात कार्य जो होते हैं एवं मूल्य में उतार चढ़ाव तक बीमा पैकेज उपलब्ध कराना किसानों को, मुख्य कृषि सामग्रियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि हम देते आ रहे हैं वह जारी रहे, प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित कम करने के लिए उचित पद्धतियों का भी विकास हो। इसी तरह जो एक अन्य क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि नीति में आइडेंटिफाइड किया गया है वह है कृषि प्रबंधन में विस्तृत सुधार, क्षेत्रीय आधार पर विशिष्ट योजनाएं हो, बीज बोने से लेकर प्राथमिक प्रसंस्करण तथा गुणवत्ता संबंधी पहलुओं पर ध्यान देना, उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मानकीकरण को प्रोत्साहित करना, जिसको हम ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, उसको हम ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करें, कृषि संबंधी डेटाबेस को तैयार करना भी प्रबंधन सुधार का एक प्रमुख बिंदु है। तो हमने आज काफ़ी फोकस एरियाज़ को जो राष्ट्रीय कृषि नीति में है उसको डिस्कस किया। तो सारांश यह है कि कृषि नीति कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में त्वरित वृद्धि प्राप्त करने के लिए विकास गतिविधियों की योजना बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी मित्रों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपके प्रश्न है या क्लैरिफिकेशन है उसके लिए आप मैनेज की वेबसाइट या जो आपका जो रीडिंग मटेरियल है उसको रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।